स्टॉक है एल्कली मेटल्स, दिसंबर महीने के उच्चतम स्तर पे है, 6% के गेन्स आज की मार्केट पे दे रहा है। और ट्रेडर्स देखिए वॉल्यूम्स हर जगह थिन है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक काउंटर्स बाजार इस समय तलाशने की कोशिश करते हैं ट्रेडर्स, जहां पर वॉल्यूम एक्टिविटी ठीक बन जाए और इंट्राडे बेसिस पे कुछ और एप्रिसिएशन मिल जाए, फटाफट से प्रॉफिट मोड पे आ जाए। लिंडे इंडिया उसमें से एक स्टॉक है, गैप के साथ खुला, वो गैप और उसके बाद तेजी पकड़ रहा है, यानी कि वो गैप फिल नहीं हो रहा है। ये स्टॉक और ऊपर है, 11% के रिटर्न्स दे चुका है। डेटामैटिक्स ग्लोबल लगातार चढ़ता स्टॉक्स, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, 2006 के बाद मौजूदा स्तर देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, आज ब्रेकआउट नहीं हुआ, पिछले कुछ दिनों पहले हो गया था, लेकिन बहुत स्ट्रांगली गेंस मिलते हुए नजर आए। भारत वायर रोप्स इस हफ्ते जोरदार वॉल्यूम्स इस स्टॉक में देखने को मिले। एक और स्टॉक है वेल्सपन कॉर्प, जिसपे आज ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, 7% का गेन और वो भी तगड़े वॉल्यूम्स के साथ। एक स्टॉक जो अभी चलना शुरू हुआ वो है फिलिप्स कार्बन, इसको अपने रडार पर रखें, अगर यहाँ से कुछ और स्टेबल हो जाता है इन लेवल्स पे तो काफी अट्रैक्टिव बेट साबित हो सकता है। इसी पे मैं बात करूंगा। इम्तियाज कुरैशी मेरे साथ इसमें मौजूद है। इम्तियाज, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। सबसे पहले तो मार्केट्स पे अप्रोच बताएं सर, एक बाउंस बैक है, सस्टेन लगता है आपको इंट्राडे बेसिस पे, क्योंकि जो हाई क्रिएट किया उसके बाद तो ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिल रही है। जी बेशक, अगर हम यहाँ पे देखेंगे काफ़ी अच्छी एक हम कह सकते हैं कि एक साइड वे पॉजिटिव आउटकम आया यहाँ पे, बट अभी भी यहाँ पे कन्विक्शन नहीं है। मेरे ख्याल से कन्विक्शन जो होगा यहाँ पे 8126 के ऊपर होगा। जब स्पॉट निफ्टी 8126 के ऊपर सस्टेन कर जाएगी तब हमें यहाँ से लगता है कि शायद से अपवर्ड मूव चालू हो जाएगा, जो कि निफ्टी को वापस से 82-8250 के ऊपर लेके जा सकता है। बट एज ऑफ नाउ कन्विक्शन नहीं है, 8126 के ऊपर ही मेरे ख्याल से लॉन्ग निफ्टी या निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड किया जा सकता है। जब तक ये नहीं होगा और दूसरा 8126 ब्रेक होने के बाद हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी इमर्ज होने चालू हो जाएगा, तो अंडर 8126 के नीचे मेरे ख्याल से पॉजिटिव ट्रेड लेना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट ये स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी हमें अच्छी देखने मिलेगी। चलिए वो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही अब जानने की कोशिश करता हूं, मैं एक एक करके स्टॉक लेता हूं। सबसे पहले तो बताएं, लिंडे इंडिया, आमतौर पर चर्चा कम होती है स्टॉक की, 395 के लेवल पे 11% ऊपर है। क्या किया जाए, इन्होंने पोजीशंस बनाई हो या फिर जिनके पास भी शेयर्स हो, क्या उनको भी होल्ड करना चाहिए? देखिए रजत, एक काफी अच्छा है यहाँ पे, अगर ये लिंक्डइन इंडिया की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे काफी अच्छा कंसोलिडेशन जोन हुआ है, तकरीबन 408 से लेके 321 के जोन में। अभी ये स्टॉक्स वापस 408 के आसपास आ चुका है, पर जब तक ये 408 के वीकली कैंडल को ब्रेक नहीं देता मेरे ख्याल से और कोई स्ट्रेच होना थोड़ा मुश्किल है। बट जो हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है, हो सकता है कि ये 408 स्ट्रेच हो जाएगा। यहाँ पे बाइंग करना चाहिए यहाँ पे, और अगर ऑलरेडी बाई किया हो तो वेट करना चाहिए यहाँ पे। तकरीबन 368 काफी दूर है, बट 368 का अच्छा सपोर्ट है। जब तक 368 ब्रेक नहीं होता मेरे ख्याल से पोटेंशियल स्टॉक्स में और एक 10-15% का ऑन हायर साइड अबव 408 वहां तक ऊपर अपसाइड रैली देखने मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। इन्वेस्टर्स को बहुत गेन देता हुआ नजर आया ये स्टॉक, अब 11% ऊपर आ चुका है आज के सत्र में। एक और स्टॉक है डेटामैटिक्स ग्लोबल, जिसके बारे में भी बात कर रहा था। 2006 में ये लेवल्स देखने को, इनफैक्ट उसके ऊपर मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, तो क्या माने ये 122 के लेवल पे प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, जिस हिसाब से पिछले कुछ एक महीने में जो चढ़ा है ये स्टॉक वन वे ट्रैक पे, या फिर अभी और गेंस दिला सकता है सर? रजत जी, मैं आपके बात को वापस से दोहराऊंगा। वन वे ट्रैक, यस, 65 रुपये से ये स्टॉक्स नॉन स्टॉप तकरीबन 125 तक जा चुका है। बहुत ओवर बॉट सिचुएशन में है। अगर कोई डिक्लाइन आती है तो उसको अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए बाइंग के लिए, बिकॉज ये इनके फर्स्ट लेग अभी ओपन हुए हैं 65 से लेके 125 तक। सेकंड लेग डाउन साइड होगा और थर्ड लेग डेफिनेटली अप साइड जो होगा, जो कि स्टॉक्स को 135, 140 या मे बी 150 तक एक्सट्रीमली लेवल पे टच कर सकता है। तो ऐसा ऑफ ना, अगर जिनके पास है थोड़ा सा मार्जिनली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और बाय ऑन डिक्लाइन मेरे ख्याल से डिक्लाइन जो होगी तकरीबन 115, 110 के आसपास, अगर स्टॉक्स वापस से थोड़ा रिट्रेसमेंट होता है तो बाइंग करनी चाहिए ऑन द लोअर लेवल, और बाद में वापस थर्ड लेग जो इंपल्सिव या जिगजैग स्ट्रक्चर बनेगा ऊपर में 130, 135 या मे बी 150 तक, जैसे मैं कह रहा हूँ, वहां तक के लिए वेट करना चाहिए। मैं ये स्टॉक इसलिए भी पूछ रहा था क्योंकि ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया पिछले एक महीने में, तो एक कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर नोटबंदी का पॉजिटिव इम्पैक्ट है। डेटामैटिक्स हो गया, जेनेसिस इंटरनेशनल हो गया, इस स्टॉक पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग गेंस मिले हैं। आज लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। टीसीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स टिक नहीं पाए, ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग के मोड पे आ गए, लेकिन ये जो नोटबंदी से जुड़े शेयर हैं, जेनेसिस इंटरनेशनल, डेटामैटिक्स ग्लोबल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज तगड़ी कमाई हो रही है। तो आप क्लियर कट डिमार्केशन समझ सकते हैं, एक गैप बनाता चला जा रहा है लार्ज कैप और स्मॉल कैप आईटी के बीच में बाजार, और ये गैप भी और बढ़ता हुआ नजर आया है। एक और स्टॉक देखिए, जेनेसिस इंटरनेशनल, यहां पर क्या राय होगी, इसको होल्ड करें कि एग्जिट कर जाएं पोजीशंस? देखिए रजत जी, मेरे ख्याल से अगर मुझे जेनेसिस और डेटामैटिक्स, अगर इन दोनों में से अगर चूज करना ट्रेड एज ऑफ नाउ,
तो मैं जेनेसिस को यहाँ पे बाय और थम्स अप देना चाहूंगा यहाँ पे, बिकॉज जो रैली हमने डेटामैटिक्स में देखी और सेम चीज रैली जेनेसिस में देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है, बट इनके स्ट्रेच अभी तक ज्यादा हुए नहीं, तो मेरे ख्याल से पोटेंशियल है कि जेनेसिस में हमें थोड़ा सा और अपमूव देखने मिलेगा। और ऑलमोस्ट यहाँ पे 113 रुपए का काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक 113 रुपए यहाँ पे ब्रेक नहीं होता ऑन द डाउन साइड क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक मेरे ख्याल से स्ट्रेच जो होगी तकरीबन 137 जो इनके रिसेंट हाई है और उसके ऊपर 140 वहां तक के मूव हमें देखने मिल सकते हैं। तो जेनेसिस बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 113। जी, दो स्टॉक्स देख के बताएं, एक तो वेल्सपन कॉर्प, इसमें क्या किया जाए, और दूसरा शिल्पा मेडिकेयर, जिसमें आज मूव काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। वेल्सपन कॉर्प किस लेवल के ऊपर कंफर्टेबल होंगे खरीदारी करने के लिए, और शिल्पा मेडिकेयर? देखिए वेल्सपन कॉर्प की अगर हम पहली बात करें तो आज जो ओपनिंग हुई वो ओपनिंग में ही ब्रेकआउट हुआ है, और ओपनिंग के जो हाई लगे हुए, जो हम एक टेक्निकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जो ओपनिंग के हाई लगे 83.45 पैसा, अब उसी के दायरे के अंदर यहाँ पे स्टॉक्स ट्रेड कर रहा है। जब तक 83.45 ब्रेक नहीं होता है तब तक मेरे ख्याल से कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं होगा, बट जैसे 83.45 ब्रेक होता है तो इनके जो इमीडिएट टारगेट है 86 और उसके बाद 90 रुपीज, ये हमें देखने मिलेंगे, तो काफी अच्छा मूव देखने मिल सकता है। एज अ ट्रेडर मैं वेट करूंगा 83.45 का ब्रेक होने के लिए, उसके बाद ही वहां पे बाय साइड एंट्री करूंगा। और अगर शिल्पा मेडिकेयर की बात करें तो काफी ज्यादा रजत यहाँ पे रैली देखी है हमने, और काफी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेच होते हुए देखा है। थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए ऑन हायर लेवल, बट स्टॉक्स टेक्निकली अच्छा प्रूवन है, और आफ्टर द रिट्रेसमेंट बाय साइड किया जा सकता है। राइट, एक और स्टॉक जहां पर आज रिटर्न्स कुछ पॉजिटिव मिलते हुए नजर आए हैं, उसमें ब्रुक्स लैब्स है, इसको अवॉइड करते हैं, एक रेंज में फंसा हुआ है अभी, और साथ साथ IFB इंडस्ट्रीज अभी वॉल्यूम्स थिन है और ये भी एक रेंज में है। माइनर गेंस, वही बात है कि वॉल्यूम्स कम है, और इस वॉल्यूम्स में यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक्स जो इस समय दिन के उच्चतम स्तर पे पहुंच चुके हैं। IFB इंडस्ट्रीज 11 पॉइंट्स के गेंस दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ और स्टॉक्स तलाशने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटल नजरिया ब्रोकिंग हाउसेस का पॉजिटिव कहाँ पर है, बताने के लिए सुमित मेरे सहयोगी मौजूद है। सुमित, बताएं। शुक्रिया रजत। आज जो कंपनी चुनी है वो टेक्सटाइल स्पेस से है, नाहर स्पिनिंग को चुना गया है। कंपनी का लास्ट क्वार्टर के अगर आप नंबर देखेंगे तो एक रोबस्ट नंबर कंपनी दिए हैं, मुनाफा 4 गुना बढ़ा है, तो एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंपनी के लास्ट क्वार्टर्स के अंदर आए हैं वाई बेसिस पर। ऑपरेटिंग फ्रंट पे भी जो मार्जिन है वो करीब 3% बढ़े हैं, तो एक अच्छे ऑपरेटिंग फ्रंट पे भी नंबर्स आए हैं, और अदरवाइज भी कंपनी का जो मुनाफा है उसमें एक जोरदार उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा है। कंपनी ने अपने डेट को ईज आउट किया है, पिछले 3 सालों से लगातार कंपनी का जो डेट है वो ईज आउट हुआ है। सबसे अहम चीज़ कि कंपनी का कैश भी अब साउंड है, 42 रुपये कैश EPS है कंपनी की, यानी कि इस क्षेत्र में शायद इतनी अच्छे कैश EPS किसी और कंपनी की हो। तो एक स्ट्रॉन्ग कैश EPS कंपनी के पास 124 रुपये शेयर है, और 1/4 कंपनी के पास शेयर प्राइस है कैश में है। इसके अलावा प्रमोटर की एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, 70% के आसपास की प्रमोटर की होल्डिंग है, और कोई भी हिस्सा गिर भी नहीं है। डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, हायर लेवल से शेयर भी करीब 20% के आसपास करेक्ट हो चुका है। अच्छा क्लाइंट पोर्टफोलियो है, और जिस तरह टेक्सटाइल स्पेस के अंदर गवर्नमेंट कामकाज कर रही है, उम्मीदें भी हैं कि बजट को लेकर कुछ एक शायद जो सॉप्स हैं वो पूरे स्पेस को लेकर आते हुए दिखाई पड़े। ये मान सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छे पोटेंशियल अपसाइड खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। करीब 150 रुपये के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी कर चलने की राय दी जा रही है। चलिए, स्ट्रॉन्ग गेंस मिल रहे हैं आज इस रेंज बाउंड मार्केट पे भी, दिन के उच्चतम स्तर पे, और तगड़ी कमाई कराता हुआ नाहर स्पिनिंग दिन के उच्चतम स्तर पे 5% का रिटर्न ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। स्लो मूवर है, पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन आज वॉल्यूम्स पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं। इम्तियाज, क्या करना चाहिए नाहर स्पिनिंग पे? बेशक अनदर थम्स अप यहाँ पे नाहर स्पिनिंग के लिए। देखेंगे हम यहाँ पे 102 रुपए से रैली चली, जो पहली रैली तो तकरीबन 7 ट्रेडिंग सेशन लिया, उसके बाद दूसरी रैली जो आई 116 रुपए से 127, उसने भी 7 ट्रेडिंग सेशन लिया। तो ऑलमोस्ट अभी ये जो है यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन होते हुए नजर आ रहा है 118-116 के रेंज में। जैसे ये हो जाएगा मेरे ख्याल से नेक्स्ट 7 ट्रेडिंग सेशन भी ये स्टॉक्स के लिए अपमूव ही रहेगा, और मेरे ख्याल से वो स्टॉक्स जो अपमूव में रहेगा वो तकरीबन उसकी जो टारगेट्स बनते आ रहे हैं 135-136, बट तकरीबन 7 डेज, मतलब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 102 हफ्ते का अगर होराइजन रखते हैं तो बेस्ट है, बाय करना चाहिए। 116 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, और ऊपर में 135-136 टारगेट के लिए वेट करना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा फेवरेबल है, और जाके हम देखेंगे एंटायर टेक्सटाइल सेक्टर्स काफी अच्छा मूव देगा। अगर हम छोटी सी जो मजोली कंपनी की बात करें, आलोक टेक्सटाइल, लास्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आउट परफॉर्मेंस देखने मिले हमें, तकरीबन 20%, और उसके बाद फिर 10-24%, और 30-40% रिटर्न्स हमने आलोक टेक्सटाइल में देखे। तो एंटायर डिमोनेटाइजेशन के बाद से मेरे ख्याल से टेक्सटाइल सेक्टर्स के लिए आउटलुक पॉजिटिव होते जा रहा है। चलिए, ठीक है। 2 स्टॉक्स देख के बताएं इनमें से बेहतर ट्रेड कौन सा है, भारत वायर रोप्स या फिर फिलिप्स कार्बन ब्लैक, या फिर दोनों को ही अवॉइड करेंगे आप? देखिए
मैं दोनों को अवॉइड नहीं करूंगा, बट जहाँ पे इसकी बात करूंगा फिलिप्स कार्बन की, काफी अच्छी यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है। 203 पे एक नेगेटिव ब्रेकआउट था, अभी तक वो कॉल ऑफ नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ऊपरी स्तर 278 तक के टारगेट्स बनते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पे आज एक गैप अप ओपनिंग हुई है और यहाँ पे सस्टेन होते हुए नजर आ रहा है, और 239 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। नो डाउट लास्ट 3 सेशन से यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ है, तो एक बड़ा एक स्पाइक यहाँ पे देखने मिल सकता है फॉर फिलिप्स कार्बन के लिए। तो एक अच्छी बाइंग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तकरीबन 219 के स्टॉप लॉस है, 220 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए, बट पोजिशनल, नॉट फॉर अ डे, नॉट फॉर 2 days, बट ऑलमोस्ट तकरीबन कह सकते हैं कि एक 2 से 3 हफ्ते के होराइजन में 278 का टारगेट नजर आ रहा है। चलिए, लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करते हैं आपसे, और वो है ग्रुप के समूह के बारे में। वो है एडीएजी पैक, यानी कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के स्टॉक्स में बात कर रहा हूँ। और आज एक बड़ी खबर आ सकती है, रिलायंस कम्युनिकेशन का जो टार कारोबार है जिसको ये बेचना चाहती है ब्रुकफील्ड को, उसका ऐलान हो सकता है। और कुछ अपडेट्स लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट रिलायंस कम्युनिकेशन पे और बाकी की कंपनियों को एडीएजी पैक पे कैसे पड़ सकता है। डिम्पी मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। डिम्पी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एक डेट रिडन ग्रुप है, बहुत तगड़ा कर्जा कंपनी के ऊपर, रिवाइवल मोड में है ये ग्रुप, और कर्ज कटौती तगड़े तरीके से हो सकती है। देखिए, अलग अलग कंपनीज पे करीब 1 लाख करोड़ का कर्ज था सारा मिला के, और ये आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एडीएजी ग्रुप वही ग्रुप था जो कि देश का सबसे कर्जदार ग्रुप बन गया था। लेकिन पिछले 1.5-2 साल में कंपनी ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है एसेट बेचने की, वो कंपनी के लिए कारगर सिद्ध हो रही है। वो इसलिए क्योंकि आप अलग अलग कंपनीज का हमने पैमाइश की, उसकी कैलकुलेशन की है। जैसे रिलायंस इंफ्रा के साथ शुरू करेंगे, कुल मिला के स्टैंड अलोन कर्ज 15,000 करोड़ का है, और डेट अलग अलग यूनिट्स का मिला के करीब 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। अगर आप इसके कुल मिला के अभी 3-4 बिजनेसेस भी देखेंगे तो 2017 तक रिलायंस इंफ्रा पूरी तरह से डेट फ्री भी हो सकती है। असल में कंपनी करीब 11 टोल रोड प्रोजेक्ट इसके पास है, जिसको उन्होंने बनाया, अभी कामकाज है, ऑपरेशनल है, इस पर बेचना चाहती है। इससे करीब कंपनी को 10,000 करोड़ रुपए मिल जाएगा। जो कंपनी पे स्टैंड अलोन करीब 15,000 का करोड़ का कर्ज है, उसका मोर देन 75% तो सिर्फ यहीं से उतर जाएगा। उसका 4800 करोड़ रुपए कंपनी सीमेंट कारोबार को बेच रही है, बिरला कॉर्पोरेशन के साथ उन्होंने एक डील ऑलमोस्ट साइन कर लिया, तो 5,000 करोड़ यहाँ से आ जाएगा। 15,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ रोड और सीमेंट बिजनेस को बेचने से ही कंपनी ने जुटा लेगी। इसके अलावा 3,000 करोड़ रुपए इन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, एक ट्रस्ट फंड है जिसको भी लिस्ट करवा रहे हैं, वहां से इनको करीब 4,000 करोड़ मिलने वाला है। तो रिलायंस इंफ्रा के बारे में आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी के लिए ये बहुत ही सुंदर एक बेहतर बैलेंस शीट बनती हुई दिख रही है 2017 के लिए, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाएगी 2017 तक। दूसरी बात है रिलायंस कम्युनिकेशन, जिसको लेकर आज न्यूज आ सकती है। इस पे करीब 41,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, और कंपनी कर्ज उतारने के लिए क्या कर रही है, एयरसेल के साथ उन्होंने स्पेक्ट्रम डील साइन की, जहां से 17,000 करोड़ रुपए का कर्ज इनके बैलेंस शीट से कम हो जाएगा। टावर कारोबार में जो 51% हिस्सा बेच रही है, 11,000 करोड़ रुपए यहां से आ जाएगा। तो कुल मिला के करीब 28,000 करोड़, यानी कि मोर देन 70% कर्ज जो इन पे था, ये सिर्फ इन्हीं 2 डील से पूरा हो जाएगा। इसके अलावा करीब बॉन्ड से 3,500 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं, और इन्होंने अलग अलग एसेट्स में जो धीरे धीरे इनके जो एसेट्स है कम्युनिकेशन में, उसको भी ये बेच रहे हैं। तो ये भी ऑलमोस्ट डेट फ्री होने की तरफ बढ़ रही है कंपनी, और जो मेगा डील है आज 11,000 करोड़ रुपए की हो सकती है, इस कंपनी को अपने आप में री रेट कर सकती है शायद, इसलिए मार्केट पूरी तरह से रेंज में है। लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन की इस बस के साथ की डील हो सकती है, करीब 3.5% ऊपर है। अब आते हैं इसके पावर कारोबार पे, करीब 30,000 करोड़ रुपए का रिलायंस पावर पे कर्ज है, और ये अभी फिलहाल कोई असेट तो नहीं बिक रहा है इसके अंदर, हाँ, लेकिन कंपनी ने जो एक्सपेंशन किया, जो पैसा अब तक लगाया, वहां से इनका मुनाफा आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। चाहे रोजा प्लांट हो, चाहे इनके और अलग अलग प्लांट हो, या सासन प्लांट हो, वहां से लेकर इनको असेट इनकम आने शुरू हो जाएगी। तो कंपनी की स्ट्रेटजी है कि अगले 5 साल में जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की थी, अगले 5 साल में जो मुनाफा आएगा उससे कंपनी का कर्ज करीब 50% कम कर दिया जाए, तो करीब 15,000 करोड़ रुपए कर्ज रिलायंस पावर से भी हट जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज है रिलायंस कैपिटल, इनकी एक ऐसी कंपनी जहां पे पहले से काफी कंफर्टेबल थे, और इन पे करीब 22,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। ये सारे कर्ज मिला के करीब 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर चुके थे, लेकिन एनसीडीज के जरिए 3.5 करोड़ रुपए और जुटा रहे हैं। और टीवी और रेडियो कारोबार जो कि एसएल ग्रुप ही इनका खरीद रहा है, करीब 2,000 करोड़ रुपया यहां से इनको मिल जाएगा, तो करीब 5,500 करोड़ का यहां से कर्ज उतरेगा। निप्पॉन से 3,500 करोड़ रुपए कर्ज ऑलरेडी असेट बेच के ये कम कर चुके हैं, तो यहां से भी इनको बेनिफिट हुआ है। और नॉन कोर असेट से करीब 4,000 करोड़ रुपए और उतारना चाहते हैं, यानी कि मोर देन 60% डेट ये अपना उतार देंगे 2017 तक, जो भी इनकी प्रोसीडिंग अब तक चल रही है। तो जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज था, मोर देन 60% कर्ज उतर जाएगा 2017 के अंदर।
टर्न अराउंड स्टोरीज बन सकती हैं अगर ऐसा हो गया तो। 60% डेट अगर कंपनियां उतार देती हैं ग्रुप की कंपनियां, तो वो एक बहुत बड़ी बात पूरे समूह के लिए बनती जाएगी। और आप देख सकते हैं पिछले कुछ 3-4 दिनों से नेस्ले से कुछ खरीदारी डेफिनेटली देखने को मिल रही है। इम्तियाज, समय की थोड़ी पाबंदी है, सिर्फ एक स्टॉक देख के बताएं, रिलायंस कम्युनिकेशन, क्योंकि आज दिन है स्टॉक का, 4.5% ऊपर है, जिन्होंने पोजीशन बनाई हो कहां तक कैरी कर सकते हैं? जी बेशक, अभी ये टाइम आ गया है एडीजे पैक में बाइंग करने के लिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम बना और आज ही अभी तकरीबन बात करते ही मेरे ख्याल से ब्रेकआउट आ गया है यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर। तकरीबन 36 रुपीज 20 पैसे पे यहाँ पे ब्रेकआउट आया, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बने रहना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो तकरीबन 3450 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से एक हफ्ते के अंदर स्टॉक्स में पोटेंशियल है कि 40 रुपए के आंकड़े को सरपास कर जाएगा। तो इन तमाम एडीजी पैक में कैपिटल, इंफ्रा, आर पावर, आर कॉम, इन चारों में सबसे बेहतरीन स्टॉक इन लेवलों पे लग रहा है मुझे आर कम्युनिकेशन बाइंग करने के लिए। चलिए इम्तियाज, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और डिम्पी आपका भी बहुत शुक्रिया ये डिटेल्ड रिसर्च हम तक पहुंचाने के लिए। एडीजी पैक पे नजर रखें, कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्टिविटी जरूर देखने को मिलेगी। और जैसे भी डिम्पी बता रहे थे कि कर्ज अगर कम होता है 60% 2017 के आखिरी में, तो बहुत बड़ी खबर इस पूरे समूह के लिए बन जाएंगी और काफी समय से अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स एकदम से हलचल में आ सकते हैं। 8093 के लेवल पे है बाजार, बिल्कुल फ्लैट है। रिलायंस कम्युनिकेशन दिन के उच्चतम स्तर पे 4.5% की रिटर्न डिलीवर करता है।